उसने मुल्क की सियासत की जुमूद को तोड़ा है और ये जो एक तासुब था कि इस हुकूमत की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, कि इसकी पुश्त पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है और बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट भी है, लेकिन अवाम की क़ुव्वत ने ये बता दिया कि नाजायज़ हुकूमत को दुनिया की कोई ताकत सहारा नहीं दे सकती। इस हवाले से सब अपोजिशन एक पेज पर है और सबका एक ही मुतालबा है कि जाली वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, असर-ए-नौ इंतखाबी इस्लाहात के साथ फ़ौज की मुदाखलत के बग़ैर आम इंतखाबात कराए जाएँ और आइन की इस्लामी दफ़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन चार नुकात के ऊपर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है और आज़ादी मार्च ने इस मौक़िफ़ को जो तक़वियत बख्शी है वो अब उस मौक़िफ़ को तस्लीम किए बग़ैर और उसके मुताबिक मुल्क में असर-ए-नौ इंतखाबात कराए बग़ैर अब कोई रास्ता इस मुल्क के पास और यहाँ के हुक्मरानों के पास नहीं है। हमने अगर मुल्क को बचाना है तो उसको इक़्तिसादी तरक्की देनी है, जबकि इक़्तिसादी तौर पर मुल्क बैठ चुका है, महंगाई बढ़ रही है और ये जो कहते हैं कि हमने कुछ स्टेबिलिटी हासिल की है और हमारे पास अब पैसा ज़रा जमा हो गया है, क्या पैसा जमा हुआ है? आपने सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, PIA में, तमाम महकमों में कटौतियाँ की हैं और 50% तक कटौतियाँ की हैं। आपने मुलाजिमीन की तमाम मराहत छीन ली हैं। तो ऐसी सूरत में इसको स्टेबिलिटी कहना, माशी इस्तेहकाम कहना, ये मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ एक मज़हका है, एक मजाक है उसके ख़िलाफ़। लिहाजा आज हर शख्स आज़ादी चाहता है, इस जबर के ख़िलाफ़ मैदान में निकलना चाहता है और इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं और इस किले को इंशाअल्लाह हम फतह करेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी एक्सटेंशन जो है वो 3 महीने के लिए है और उसके बाद असेंबली ने बिल भी पास करना है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर होंगे ताकि ये आईनी तरमीम लाई जा सके? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस पर तो बाद में गौर किया जाएगा कि असेंबली जो है क्या कानून पास करती है। कानून बनाना कोई बुरी बात नहीं है, कल अगर कुछ भी हो तो एक कानून के तहत हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़रूरत है या नहीं इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना होता है, लेकिन मौजूदा असेंबली जो है वो जाली है। इतने हसास मसले पर हम उसको कानून साजी का हक नहीं दे सकते। लिहाजा 6 महीने बड़ा वक्त है। इस दौरान में असेंबली तहलील करके नई असेंबलियाँ भी बनाई जा सकती हैं। कौम की हकीकी नुमाइंदा और जायज़ असेंबलियाँ वही कानून साजी कर सकती हैं। इसके बगैर अगर कानून बन भी गया तो कानून मुतनाज़ होगा। अगर उस कानून की बुनियाद पर एक्सटेंशन हो गई तो फिर खुदा न करे अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार की हैसियत पर भी उंगलियां उठेंगी। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे इतने मुस्तहकम इदारे के हवाले से लोग उंगली उठाएं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खड़े करें और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, जब आप इस्लामाबाद में थे, धरने में थे, तो आपने ये कहा था कि हमारा प्लान सी है कि हम मुख्तलिफ शहरों में धरने देंगे
احتجاجی مظاہرے کریں گے جمعے کے روز، کیا آپ سمجھتے ہیں اب دھرنے مظاہرے ہو رہے ہیں یا پلان سی بھی آپ کا فلاپ ہو گیا؟ میرے خیال میں ہم مکمل طور پر نہ پہلا فلاپ ہوا ہے نہ دوسرا فلاپ ہوا ہے جی. یہ لفظ آپ کا جو ہے اس پر میں اس کو رد کرتا ہوں جی. یہ آپ کی میڈیا والے جو ہے ضرور ایک لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. لہٰذا جب میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں تو آپ کو بھی میری جنگ لڑنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جمہوریت کی جنگ لڑوں، میں معیشت کی جنگ لڑوں، میں عوام کی جنگ لڑوں اور میڈیا جو ہے وہ ہماری کردار کشی کرے. جب آپ پر حرف آتا ہے، آپ کی آزادی پہ حرف آتا ہے تو ہم آپ کی جنگ لڑتے ہیں، ہم آپ کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. آپ کو آج ہمارے ساتھ اس آزادی مارچ میں شریک ہونا پڑے گا. اس طرح میڈیا نہیں چلے گا جی. میڈیا چلے گا تو بھی آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ چلے گا. ہم سب کو ایک پیج پہ رہنا پڑے گا. رضا ربانی صاحب کی ضمانت کے حوالے سے مدعی منظور ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے سوال زرداری صاحب کی بھی اور میاں صاحب بھی باہر؟ میں تو حضرت اس احتساب کا قائل ہی نہیں ہوں. جس حوالے سے اب دیکھیے، جب امریکہ کا بیان آیا اور پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے سی پیک کے منصوبے کو شروع کیا تو پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اسی سے آپ اندازہ لگائے کہ نواز شریف کے خلاف یا زرداری کے خلاف سی پیک کی سزا اس کو دی جا رہی ہے. تو سی پیک کی سزا ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات ہے. ہمیں زندہ رہنے دیا جائے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس نے اپنا مستقبل خود طے کرنا ہے. بین الاقوامی قوتوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی داخلی خود مختاری کے اوپر اعتراضات کریں اور اس پر ہمیں دھمکیاں دیں. ہاں، دنیا میں ایک انقلاب کا عمل جاری ہے. ماضی کی ایک صدی میں دنیا کی معیشت مغرب کے ہاتھ میں تھی. آج سی پیک کے ذریعے سے وہ توازن بدل رہا ہے اور اب ایشیا اور مشرقی دنیا کے ہاتھ میں معیشت آ رہی ہے اور اس کا توازن اس طرف ہمارے پلڑے میں ہی آ رہا ہے. تو اس پر ان کی ایک تشویش ہے، امریکنز کی بھی، مغربی دنیا کی بھی. اور عمران خان کو وہ اپنا ایجنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو ہمارے گروی رکھنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. لہذا پاکستانی معیشت کو مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھنا، IMF کے ہاتھوں گروی رکھنا، یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے عمران خان کا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد کی نفی ہے ایسی حکومتوں کا برقرار رہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ سی پیک کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گی؟ کر لی ہے، 1 سال تک اس کو معطل رکھا ہے اور جہاں جہاں پر جن پوائنٹس پر چائنا نے خود کام کرنا تھا وہاں سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. بڑے ترلوں کے بعد جب وہ دوبارہ کچھ اس پر آمادہ ہوئے کہ ہم ٹھیک ہے کچھ پیسے ریلیز کرتے ہیں، کچھ منصوبے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو دھمکی آ گئی. اب ایسی صورتحال میں سب چیزیں تشتزبام ہو رہی ہے. کب تک آپ دبیز پردوں کے نیچے اس صورتحال کو چھپائے رکھیں گے؟ اچھا مولانا صاحب، وکلا کی اور ڈاکٹرز کی لڑائی ہوئی لاہور میں تو وکیل بھی گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کے بھانجے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہ مقدمے میں نہ دیکھیے، میں ایک فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. ڈاکٹرز بھی ہمارا انتہائی محترم طبقہ ہے، وکلاء بھی ہمارا بڑا محترم طبقہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے اس نے پاکستان کی شہرت کو خراب کیا ہے اور میرے خیال میں ان حالات میں پاکستان اس قسم کے تأثر کا متحمل نہیں ہے. دونوں کو اپنے رویوں پر بڑے مثبت انداز کے ساتھ اثر و سوچنا چاہیے اور اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانی چاہیے. تین دنوں کا آپ نے وہ ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ جو مثلا وزیر اعظم کو گھر بھیجنا، حکومت کو کامیاب ہو جائیں گے؟ بس ہمیں بھی اسی کا انتظار ہے. آپ نے آزادی مارچ کی لیکن کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بارے میں آپ کوئی آزادی مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 120 آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے آزادی مارچ کا آغاز 27 اکتوبر کی کشمیریوں کی یوم سیاہ سے کیا ہے اور یہ دنیا کو پیغام دیا ہے
कि पाकिस्तान में अवाम की कोई भी तहरीक कश्मीर के तस्करे के बगैर नामुकम्मल है। तो इस हवाले से अब चूँकि कश्मीर बिक चुका है और पहले 5 अगस्त से पहले हर पाकिस्तानी के जहन में ये था कि मैं श्रीनगर कैसे हासिल करूँगा, लेकिन उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि हर पाकिस्तानी सोचता है कि मैं मुजफ्फराबाद को कैसे बचाऊँगा। लिहाजा आने वाले इक़दामात वो हमारे कश्मीर पर हो सकते हैं और उस हवाले से जो इक़दामात होंगे वो भी बड़े अजीब अजीब से सामने नज़र आएंगे। तो कश्मीर जो है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस तरह कई साल पहले खुद इमरान खान ने बयान दिया था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, मेरे ख्याल में उसी एजेंडे की तरफ हमारी ये जाली हुकूमत बढ़ रही है। नहीं, हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये साइड फ़ायदे हैं जो हमारे अपने ही दोस्तों को मिल रहे हैं। तो जी आफ्टर शॉक को नहीं कहना चाहिए, उसके बड़े 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 फ़ायदे हासिल होने से पहले कुछ छोटे छोटे फ़ायदे पहले से हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलामात हैं उस मिलियन मार्च के कामयाब नताइज की तरफ। तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की बाहर रवानगी और जरदारी साहब की जमानत पर रिहाई, इमरान खान की जो एक नारे थे या जो उनका वो ऐलान था वो उस पर कमज़ोर हो रहे हैं और वो अपने उनका जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर हो रहा है और वो पीछे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो अपने किसी नारे पर आज तक ठहरा ही नहीं है, किसी नारे पर आज तक ठहरा नहीं है। हर ज़ुबान उसने तब्दील की है, बेज़ुबाना इंसान वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका आपसे कि ये कोई एहतसाब नहीं है, सियासी लोगों को एक ख़ास एजेंडे के तहत पस दीवार ज़िंदान धकेलना, कौम के सामने उनको बतौर मुजरिम पेश करना, लेकिन हक़ाइक़ हक़ाइक़ होते हैं। वक्त जो है वो अब बीमारी ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हर इंसान हमदर्दी का मुस्तहिक है और उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ कि अब तक आपने आज़ादी मार्च भी कर लिया, धरना भी दे दिया, उसके बाद धरना ख़त्म भी कर दिया, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप अभी तक डटे हुए हैं कि इमरान खान इस्तीफा देगा और ये समझे खत्म? सब चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको जी, और वो मुख्तसर दिनों के लिए इंशाअल्लाह। मौलाना साहब कितना इंतजार करना पड़ेगा? 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, 4 या 2020 पूरा? एक महीना इंशाअल्लाह। 1 महीना आपने देखा नहीं, आप खुद ही तो आप खबरें दे रहे हैं कि आज उनकी इत्तेहादी काफिली क्या कह रही है, मैंगल साहब क्या कह रहे हैं, GDA क्या कह रहा है, MQM क्या कह रहा है। उनकी बदली हुई ज़बान से भी अभी तक आप नहीं समझ रहे हैं। आप तो समझने की कोशिश करो, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी। ये एक ड्रामे हैं, पाकिस्तान का पैसा बाहर से लाना, शोर शराबा, ताकि आम आदमी की हमदर्दी हासिल। आम आदमी यही चाहता है कि मेरे मुल्क की मईशत बेहतर हो। ये कैसे लोग हैं जो बाहर से पैसे लाने की बात कर रहे हैं और मुल्क में पैसा गुम हो रहा है, तनख्वाहें ख़त्म हो रही हैं, गरीब आदमी जो है वो कारोबार नहीं कर सकता, अशियाए ज़रूरत जो है वो नापेद हो गई हैं, आपकी मिलें बंद हो रही हैं, आपके जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनके लोग मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, छोड़ छाड़ के। अब पैदावारी सलाहियत आपकी ख़त्म हो गई है। इस साल में आपका गंदम 30% उसकी पैदावार कम हो गई है, आपके चावल की पैदावार 40% कम हो गई है, आपके मकई की पैदावार 40% कम हो गई है। आपने अगर 15 मिलियन बेल्स का एक तखमीना कपास का लगाया था वो 8 पॉइंट पे जाकर रुक गया है। आप मुझे बताएं कि जहां 17-18 के बजट में आने वाले साल के लिए GDP या सालाना शरह-ए-नमू वो 6.5% रखा गया था, जब ये लोग आए तो आपकी GDP जो है वो 2.5% पे आ गई और इस वक्त 1% से भी कम जा रही है, 1% से भी कम जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मुल्क की मईशत कहाँ चली गई आपकी।
अच्छा, आप इसमें क्या तजवीज़ करेंगे कि आगे अगर हुकूमत जैसे मुस्ताफ़ी होती है तो उसके बाद कोई केयर टेकर सेटअप बनेगा या कोई जो इंतखाबात होंगे वो उसमें किस किस्म के लोग जो भी हो आइन के मुताबिक होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट भी होगी और बाकायदा मुल्क में एक आम इंतखाबात भी होंगे, लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक है कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर और गिनती के मौके पर कहीं पर भी फौज की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आपका ये कहना है कि नए इंतखाबात तक जो आइनी तरमीम है चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से उनको मुलतवी किया जाए? हम समझते हैं कि एक जायज़ पार्लियामेंट जो है वो उसकी कानून साजी करे। और सब सुबह जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत जिक्र था, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए? हमने तो थोड़ा सा ये ऐड कर लें सर, आज हमने बिल भी जमा करवाया है कि पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, पंजाब, जनूबी पंजाब और बहावलपुर। उसके साथ साथ केपी, बलूचिस्तान को भी और सिंध को भी वस्ती और जनूबी। देखिए कोई चीज़ वैसे सरायकी इलाके में ही आते हैं DI खान जो है ना, जी मैं गुजारिश करूं, पॉइंट स्कोरिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए जी। ये संजीदा मामलात हैं, कब और किस मौके पर हम इस काबिल होते हैं कि हम नई सूबाई हदबंदियां कर सकें और मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, लिहाजा तरजीहात को देखना चाहिए। हम कभी भी सूबों के बनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सूबा बनाने के लिए भी बहुत कुछ आगे पीछे देखना होता है, मुल्क के हालात को भी देखना होता है। तो जो ही हालात इसके मुवाफिक बनते हैं कोई एतराज़ किसी को नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपने 1 महीने का टाइम दिया है हुकूमत के हवाले से, तो ये आप क्या समझते हैं किस किस्म की तब्दीली होगी जो आप इसको 1 माह में देख रहे हैं? जमहूरी तब्दीली हो, आइन के तहत होगी। ये पार्लियामेंट के अंदर होगी या पार्लियामेंट से हटकर होगी? पार्लियामेंट के अंदर, क्या हुकूमत 1 माह में जाती है? पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली ये हमारा मुतालबा नहीं है। क्या शक्ल बनती है हम भी देख रहे हैं इस सारे सूरत हाल को, लेकिन अपोजिशन का मुतालबा नए इलेक्शन का है, अंदर की तब्दीली का नहीं है। लेकिन अंदर की तब्दीली अगर एक स्टेज बनता है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसकी कैफियत क्या होगी। हम इस पर अभी हतमी राय नहीं दे रहे, लेकिन ये बात हतमी तौर पर कह रहे हैं कि हम एक मुकम्मल इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में असर नौ चाहते हैं। क्या 1 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती दिखाई दे रही है? कितनी दफा मैं एक बात का जवाब दूं यार? आपने कहा ना तब्दीली है। कोई नए सहाफी, आप नए सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मीडिया के सब हजरात का बहुत शुक्रिया।